हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो जून 2026 में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपके इग्नू की जो वेबसाइट है उस पर लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो जून 2025 का ही है। और हम आज अपनी इस वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे जून 2026 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट की बात करें तो एमपीएस 002 और हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संकट एवं सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एज ऑलवेज आपको पता है कि भाई फर्स्ट ईयर में 3 घंटे का पेपर होता है, सेकेंड ईयर में 2 घंटे का पेपर होता है। फर्स्ट ईयर में 100 नंबर का पेपर आता है, सेकेंड ईयर में आपका 50 नंबर का ही पेपर आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं और पेपर की बात करें तो आपके सामने 2 सेक्शन आएंगे, हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ही सेक्शन से अगर सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ये आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे जैसे ये फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर तो 2 क्वेश्चन यहाँ से करना कंपलसरी है, 2 यहाँ से। अब 5वां क्वेश्चन जो आपका होगा वो आप किसी भी यूनिट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर आपने पहले 5 कर दिए तो केवल 3 ही क्वेश्चन काउंट होंगे, बाकी के काउंट ही नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए नव कट्टरपंथी उपागमों के मुख्य पहलुओं की चर्चा कीजिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन जो सिंपल सा आएगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव कट्टरपंथी या हम जिसे नॉन रेडिकल दृष्टिकोण या अप्रोच बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कैसा है, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण है कैसा, याद रखना है कि जो नव कट्टरपंथी दृष्टिकोण है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक तो महत्वपूर्ण है और दूसरी बात क्या है, ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि जिसमें हम अन्य जो हमारे उपागम है उन सभी की हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। जैसे इसमें हम अब बात करें तो हम इसके अंदर यथार्थवाद की आलोचना करेंगे, हम इसके अंदर उदारवाद की आलोचना करेंगे। तो ये याद रखना है। ये मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। ये किससे प्रभावित है, नव कट्टरपंथी जो विचारधारा है वो किससे है, मार्क्सवादी विचारधारा से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है या प्रभावित है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए राज्य को देखना पर्याप्त नहीं है। आप सभी को पता है, आपने जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ा होगा तो उसके कई सारे दृष्टिकोण हैं। जैसे यथार्थवादी दृष्टिकोण है, तो यथार्थवादी जो है वो राज्य को मुख्य अभिकर्ता मानते हैं, परंतु जो नव कट्टरपंथी लोग हैं वो कहते हैं नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है अगर उसको समझना है तो हमें केवल राज्य को ही नहीं देखेंगे, राज्य की ही विशेषताओं को नहीं समझेंगे, राज्य को ही मुख्य अभिकर्ता नहीं मानेंगे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संरचना जो है, वैश्विक पूंजीवाद, इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि आपने शुरू में ही देख लिया कि ये कैसी विचारधारा है, एक पूंजीवादी विचारधारा है और पूंजीवादी विचारधारा हमेशा हमेशा आर्थिक प्रोस्पेक्टिव को लेके चलती है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव को लेके चलती है, आर्थिक संरचना और पूंजीवाद को भी ये इंपॉर्टेंट मानती है। याद रखना, विश्व स्तर पे जो पूंजीवाद है जिसे हम उदारवादी पूंजीवाद भी कह सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी का कि नव कट्टरपंथी जो विचारधारा है इसमें मानना है कि विश्व व्यवस्था शक्तिशाली और विकसित देशों का प्रभुत्व है। अगर हम देखें विश्व की जो व्यवस्था है इस पे किनकी, जो शक्तिशाली देश है और जो ताकतवर देश है, जो विकसित देश है, उनका वर्चस्व है, हम ये कह सकते हैं। और ये जो विकासशील देश है उनका क्या करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं। बिल्कुल, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जो चीन है, जो बड़े बड़े ताकतवर देश हैं आज के ज़माने में, जर्मनी है, ये क्या करते हैं, ये विकासशील देशों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और वैश्विक दृष्टिकोण में पूंजीवादी प्रणाली को असमानता और शोषण का मुख्य कारण माना गया। देखो, विश्व व्यवस्था में कोई देश अमीर है, कोई देश गरीब है, तो इसमें असमानता होने का रीजन क्या है, पूंजीवादी विश्व प्रणाली है। क्या है, पूंजीवादी विश्व प्रणाली इसका मुख्य कारण है, मुख्य असमानता का कारण है। अब इसमें देखो, विश्व प्रणाली सिद्धांत यानी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, जो इमैनुअल वैलेस्ट्रीन के द्वारा दिया गया है।
इमैनुअल वालेस्टीन के द्वारा दिया गया है। इसमें पूरी दुनिया के जो देश हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कोर कंट्री, जिसे विकसित देश कहा गया है। दूसरा आपके सेमी पेरीफेरी, जिसे कोर कंट्री क्या होता है, जैसे विश्व है, विश्व के कोर मतलब केंद्रीय देश। दूसरा आपका सेमी पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी मतलब जो बीच वाले में आते हैं। और जो लास्ट वाला है आपका वो पेरीफेरी है, ये आपका विकासशील देश है। और इसको अगर हम देखें तो ये आपका अल्प, ये वाला वैसे विकासशील होना, यहाँ पर अल्प विकसित होना चाहिए, अल्प विकसित। और यहाँ पर आप सभी का क्या होगा, विकसित, विकासशील, विकासशील। तो कोर कंट्री वो है जो केंद्र में है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर देश है, जो विकसित देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है और साथ ही साथ में विश्व स्तर पर ही अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। दूसरे नंबर पे आप सभी को ध्यान रखना है, पेरीफेरी कंट्री वो है जो क्या है कि एक जमाने में बहुत ताकतवर था परंतु अब ताकतवर नहीं रहे, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे वो विकास करके आपके विकासशील देश बन गए। तीसरे नंबर पे आता है पेरीफेरी, जो अल्प विकसित है, जो बहुत ही कम इनका विकास हुआ है, ये याद रखना है। तो इनके पास संसाधन तो होते हैं परंतु इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। सरकारें तो है लेकिन सरकारें स्थिर नहीं है, ताकतवर सरकारें नहीं है। अगला पॉइंट आप सभी का बन सकता है, इसके अंदर इसे हम बोलते हैं आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में यह है कि जो विकसित देश है वो विकासशील देश और जो अल्प विकसित देश है उनके संसाधनों को और उनकी जो मजदूर है वहां का लाभ लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अपनी टेक्नोलॉजी ले जाते हैं इस देश में, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, वहां के संसाधनों को यूज करते हैं, वहां से लाभ कमाते हैं और अपने देश चले जाते हैं। तो ये आर्थिक शोषण हम देखते हैं विकसित देश विकासशील देशों में कर रही है। दूसरा पॉइंट आप सभी का, राजनीति और आर्थिक अर्थव्यवस्था का संबंध। तो नव कट्टरपंथवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार आर्थिक हित है। हर एक देश उन देशों से ही अपने संबंध बनाता है जिससे उसको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचता है, चाहे उसे नए बाजार मिल जाए, चाहे उसे नई टेक्नोलॉजी मिल जाए, या फिर उस देश का जो है विनिमय आसान हो जाए, लेन देन आसान हो जाए। इससे भी हम समझ सकते हैं। वैश्विक असमानता वो तो है, क्योंकि वैश्विक असमानता इसीलिए किसी के देश के पास में तकनीकें ज्यादा अच्छी है, किसी के पास संसाधन ज्यादा है, कोई देश ऐसा है जिसमें बाजार ज्यादा अच्छे विकसित है। तो इस वजह से यह दृष्टिकोण बताता है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है असमान है, इसमें गरीब देशों का विकास बाधित होता है। यानी गरीब देश जो है इन बाजारों का कम लाभ ले पाते हैं क्योंकि इनके पास इतनी तकनीकें नहीं है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली बेच पाए, और साथ ही साथ में इस वजह से पिछड़ जाते हैं। अंततः नव कट्टरपंथी दृष्टिकोण वैश्विक व्यवस्था की आलोचना करता है। ध्यान रखना है, नव कट्टरपंथीवादी जो है ये क्या करते हैं, विश्व व्यवस्था की आलोचना करते हैं, क्योंकि विश्व व्यवस्था में अमीर देशों ने ही कब्जा कर रखा है। और आर्थिक न्यायपूर्ण अगर हम देखें तो अधिक न्यायपूर्ण और सामान्य विश्व की आवश्यकता पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि विश्व कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, गरीब और अमीर देशों को थोड़ा बराबर दोनों को आना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि गरीब देश भी आगे बढ़ सके। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रमुख अवधारणा को बताइए। अब हम यथार्थवादी प्रमुख अवधारणा को बात करेंगे। तो यथार्थवादी जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रियलिज्म बोलते हैं। और याद ही रखना है आप सभी को, यथार्थवादी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक प्रमुख दृष्टिकोण माना जाता है। ये सबसे पुराना और अधिक प्रभावशाली सिद्धांत माना जाता है। पुराना आदर्शवाद है परंतु फिर भी इसको क्या है कि ये सबसे पुराने वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक दृष्टिकोण में से एक है। ये एक प्रभावशाली दृष्टिकोण माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी विचारधारा का प्रभुत्व था तो वो यथार्थवादी विचारधारा ही थी। यह विचारधारा यह मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति और हितों पर आधारित होती है। इसका क्या मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति है वो शक्ति के ऊपर आधारित है। यानी जिस देश के पास जो देश ज्यादा शक्तिशाली होगा वो देश उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा, वो दूसरे देशों पर उतना ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। और हर एक देश क्या करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है। इसका रीजन क्या है, राष्ट्रीय हित। वो चाहता है उसके देश का भला हो, और उसके देश का भला कब होगा, जब वो आर्थिक रूप से और साथ ही साथ में सैन्य रूप से जब वो ताकतवर बनेगा। इसकी अवधारणाएं क्या क्या है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय हित। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, उसे विस्तार करने की कोशिश करता है, ऐसे देशों से ही अपने संबंध बनाता है जिससे उसका हित हो। नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। दूसरे नंबर पे आप सभी का है पावर।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो वो शक्ति को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं और राज्य के बीच में शक्ति संतुलन बनाए रखना आवश्यक माना जाता है। यानी सरकार सरकार क्या करेगी? सरकार सरकार का काम है वो अपने देश को अधिक से अधिक ताकतवर बनाए और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व या अपना वर्चस्व हासिल करे। उन्होंने एक और बात कहा है, यथार्थवादियों का मानना ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो आपका अराजकपूर्ण है और अराजकपूर्ण होने की वजह से वहां पर कोई भी केंद्रीय स्थायी सत्ता मौजूद नहीं है। सत्ता समय समय पर परिवर्तन होता रहता है और इसीलिए हर एक देश को अगर अपनी रक्षा करनी है तो उसके लिए उसको शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। हर एक राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। अगर वो स्वयं नहीं कर सकता तो अपना हित जान ले, ऐसे देशों से ही संबंध बनाए जिससे उसका फायदा हो, ऐसे देशों से दूर रहे जिससे उसका नुकसान हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सुरक्षा और सैन्य शक्ति। राज्य, जैसा कि बताया, हर राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है, इसीलिए हर एक राज्य को क्या करने पड़ेंगे, अपने सैनिक शक्ति जो है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका शक्ति संतुलन। देखो, कोई भी राज्य, यदि कोई भी राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो अन्य राज्य मिलकर उसके विरुद्ध संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी बाकी देश क्या करते हैं, संगठन बनाने की कोशिश करते हैं और ये संगठन क्या करेंगे, ये संगठन ही शक्ति संतुलन बनाने का कार्य। ठीक है, तो एक देश ताकतवर बन गया तो बाकी देश क्या करेंगे, छोटे कमजोर देश हैं तो वो लोग भी मिलकर इसके समान ताकतवर बनने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हमें किसको जानना है, उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण। अब उत्तर यानी हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म, इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहली बात तो उत्तर आधुनिकतावादी जो ये जो अप्रोच है या वैश्विक दृष्टिकोण है, ये भी एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। इंपॉर्टेंट है पहली बात। यह कब 1980 के दशक में विकसित हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, ये परंपरावादी सिद्धांत मैंने बताया था यथार्थवाद है और उदारवाद भी है, इन दोनों की क्या करता है, आलोचना करता है। तीसरा पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर। अगली बात करें तो यह दृष्टिकोण यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल शक्ति और राज्य के आधार पर ही नहीं समझा जा सकता। अगर अंतरराष्ट्रीय तो आधार, अभी हमने बात करी थी यथार्थवाद के बारे में, तो वो एक ही बात कह रहा था कि राज्य को अपने आप को अधिक से अधिक पावरफुल बनाना चाहिए, अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, उसे पावरफुल बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सुरक्षित भी महसूस करेगा, या सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान, ध्यान रखना है, भाषा और विचारधारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तीन बातें याद रखना है, कौन कौन सी, एक ज्ञान, दूसरे नंबर पे भाषा और तीसरे नंबर पे विचारधारा। ये तीनों क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उत्तर आधुनिकवादियों का ये भी कहना है कि जो सिद्धांत या अवधारणाएं हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं वह सामाजिक और ऐतिहासिक जो परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित होती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीति है वो किससे प्रभावित है, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या है, प्रभावित। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें हमने क्या बताया था, तीन चीजें प्रमुख बताई थी, एक ज्ञान, दूसरे नंबर पे आपका विचारधारा और तीसरे नंबर पे आपका भाषा। तो पहला पॉइंट है कि भाई इसके प्रमुख तत्व जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। पहला नंबर पे आप सभी का है भाषा और विमर्श, यानी उत्तर आधुनिकवाद के अनुसार भाषा विचारधारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। भाषा और विचारधारा क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। इंपॉर्टेंट है कि भाई उत्तर आधुनिकतावाद क्या है कि भाषा और विचारधारा ये दोनों क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है सत्ता और ज्ञान। देखो, इस दृष्टिकोण का मतलब है कि सत्ता और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो इंसान जितना ज्ञानवान होगा वो उतना ही सत्ता पे अपना नियंत्रण रखता है। जो शक्तिशाली होता है वह अपने ज्ञान और विचारों को के थ्रू दूसरे देशों को कंट्रोल करता है। तीसरे नंबर पे परंपरावादी सिद्धांत। उत्तर आधुनिकवादी यथार्थवादी और उदारवादी दोनों सिद्धांतों को चुनौती देते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, उनकी कमियों को उजागर करते हैं। बहुलता और विविधता, यह दृष्टिकोण विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को महत्व देता है। यानी जो बाकी के दृष्टिकोण है उसको ये, क्योंकि बाकी की तो पहले वालों की तो आलोचना कर दी, तो नए सिद्धांतों को ये क्या करता है, उजागर करने की बात करता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व राजनीति में पर्यावरण के बहस को संक्षिप्त में बताइए। अब हमें बताना है कि विश्व में पर्यावरण एक जो मुद्दा है उस पर बहस क्यों होती है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन आज विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। सबको पता है कि पर्यावरण के बीच में हमें क्या करना है, पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन स्थापित करना है। आज हम पर्यावरण को दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? विकास के कारण। हम ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहते हैं, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों को यूज कर रहे हैं, और प्राकृतिक संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, कई सालों में लग जाते हैं, कई हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिसकी वजह से विकास तो हो रहा है लेकिन पर्यावरण क्या है, वो प्रभावित हो जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है विश्व राजनीति पे, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी समस्या है जिससे कोई एक देश नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देश जो है वो जूझ रहे हैं। इसीलिए विकास के लिए औद्योगिकरण और संसाधनों का उपयोग बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज के जमाने में जो औद्योगिकरण है, जो उद्योग है, इन सभी जगहों पर हमको क्या करना है, अधिक से अधिक विकास करना है। और ये ज्यादा से ज्यादा विकास कब होगा? तो विकास तभी होगा जब हम संसाधनों का यूज करेंगे, लेकिन संसाधनों में भी हमको क्या करना है, सतत विकास करना है। संसाधनों का ऐसे यूज करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का यूज कर सके, हम पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं और क्या हो, पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और विकास भी होते रहे। इसीलिए हमें संसाधनों को उपयोगी ढंग से यूज करना है। इसमें आज के जमाने में जैसे कि मैंने बताया सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब विकास ऐसे करें जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो इसका मतलब यही है कि हमें अपने संसाधनों को ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, वो भी संसाधनों का अधिक से अधिक क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। दूसरे नंबर पे विकसित और विकासशील देशों में विभेद। अगर हम देखें तो विकसित देश आज के जमाने में पर्यावरण की सुरक्षा करने में ज्यादा जोर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर एक देशों को बराबर से भूमिका निभानी चाहिए, परंतु विकासशील देश जो है उनका कहना है कि पर्यावरण को जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनको पर्यावरण की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए। जिन देशों ने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाया है उन देशों को पर्यावरण की कम भरपाई करनी चाहिए। इसीलिए विकसित देशों ने पर्यावरण का संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया, जबकि विकासशील देश कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा राहत चाहिए क्योंकि हमने तो इसको कम नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात, हम विकास की प्रक्रिया से भी गुजर ही रहे, इसीलिए ये भी बात है। अगला है आपका जलवायु परिवर्तन। देखो विश्व में सबसे बड़ा रीजन है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये क्या है, औद्योगिकरण। साथ ही साथ में जो औद्योगिकरण के कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिससे विश्व का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों से जो टेम्परेचर हो रहा है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। पर्यावरण एक ऐसी समस्या है जो ग्लोबल प्रॉब्लम है और इससे हर एक देश जूझ रहा है। कोई एक देश ही केवल इसकी रक्षा करेगा ना कितनी भी ताकत से, तो पर्यावरण को हम संतुलन में नहीं ला सकते। इसीलिए ये एक ऐसी कॉमन समस्या है विश्व की, इसीलिए हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा और पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का जिसमें आपको टिप्पणी करनी है, जिसमें पहला पॉइंट है आपका नवशीत युद्ध, के बारे में चर्चा करेंगे। देखो नया शीत युद्ध या नव शीत युद्ध क्या है, ये इस उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक बड़ी शक्तियों के बीच में राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए। देखो 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया ऐसा कहते हैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि सन 2000 के आसपास क्या है कि नव शीत युद्ध शुरू हो जाता है। इसमें हमने क्या देखा, दो या दो से अधिक जो बड़ी महाशक्तियां हैं, जो देश है, उनके बीच में राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध में हम ये जान चुके हैं कि शीत युद्ध एक ऐसे युद्ध की स्थिति होती है जिसमें वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध की स्थिति या युद्ध की संभावना हमेशा सदैव बनी रहती है। अगर हम देखें आज के समय कई विद्वान अमेरिका रूस या अमेरिका चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव को क्या मानते हैं, नवशीत युद्ध मानते हैं। याद रखना आप सभी को, इसमें सैनिक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रतिबंध और राजनीतिक विरोध शामिल है। तो नवशीत युद्ध में क्या क्या चीजें हैं, सैनिक प्रतिस्पर्धा, सैनिक रूप से एक देश ज्यादा परीक्षण करता है तो दूसरा देश करना शुरू कर देता है। तकनीकी रूप से आर्थिक प्रतिबंध, एक दूसरे पे टैरिफ लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, और राजनीतिक विरोध भी हम यहाँ पर देखते हैं शामिल है। नेक्स्ट है नवशीत युद्ध की क्या क्या विशेषता है कि प्रत्येक युद्ध के बजाय कूटनीति और आर्थिक संघर्ष। इसमें प्रत्यक्ष युद्ध, डायरेक्टली प्रत्येक देश डायरेक्टली युद्ध नहीं करता, ये कूटनीतिक और आर्थिक संघर्ष देखने को मिलता है। इसमें सैनिक और हथियारों की होड़ देखने को मिलती है, ज्यादातर देश ज्यादातर हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। साइबर अटैक होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकलने की कोशिश करते हैं, विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बनाने की ज्यादा कोशिश करते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट है जिसे हम नव शीत युद्ध की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। अगला है आप सभी का वैश्विकरण। देखो वैश्विकरण जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, सॉरी वैश्विकरण जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन को अगर आप देखोगे तो ये इसे कई नामों से जाना जाता है। एक तो ग्लोबलाइजेशन लिख दिया, वैश्विकरण लिख दिया, एक भूमंडलीकरण भी लिखा आ सकता है आपके पेपर, भूमंडलीकरण। तो अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस मंडलीकरण, मंडलीकरण। ऐसे ही आप देखोगे तो ये ग्लोब प्लस लाइजेशन, ऐसे ही विश्व जमा एकीकरण, वैश्वीकरण, विश्व जमा एकीकरण जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध क्या होते जा रहे हैं, आपस में बढ़ते जा रहे हैं। इनके आपस में, इनमें हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध इनका आपस में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वैश्वीकरण का रीजन क्या है, कारण क्या है? वैश्वीकरण हर एक देश अपना क्यों रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ रहा है, हर एक देश को इसका लाभ पहुंच रहा है, हर एक देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, तकनीकी विकास हो रहा है देशों के अंदर, इसके साथ साथ संचार, परिवहन और सेवाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। इसकी वजह से हर एक देश वैश्वीकरण को क्या कर रहा है, अपना। वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को क्या मिल रहा है? बहुत सारे प्रभाव है। रोजगार में वृद्धि हो रही है, बाजार, जो बाजार है उसमें वृद्धि हो रही है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है वो एक देश से दूसरे देश में जा रही है, रोजगार के साधन अवसर प्रदान कर रही है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, खासतौर पर जो पश्चिमीकरण या फिर जो प्रभावशाली देश है उन देशों की संस्कृति बढ़ रही है। आर्थिक जो है असमानता की समस्या भी बढ़ रही है, आपके देश से वो अधिक से अधिक लाभ कमा के अपने देश में ले जा रहे हैं, आपके देश के संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है, आपके देशों में अनेक प्रकार की पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। विश्व ने पर्यावरण को अधिक, देखो वैश्वीकरण ने विश्व को अधिक आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, आपस में जुड़ा हुआ बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है, कई सारी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस भी कर लिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक मुद्दों पर निबंध बताइए। देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन कौन से आर्थिक मुद्दे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक मुद्दों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी देश किसी देश से संबंध आज के जमाने में इसलिए ही स्थापित कर रहा है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था सुधर जाए, आने वाले टाइम पे दूसरे देश से वो आर्थिक अधिक से अधिक लाभ कमा सके, ठीक है। तो इसीलिए आज के समय देशों के बीच में संबंध केवल राजनीतिक या सैनिक वजह से नहीं बल्कि आर्थिक भी कारण है। हर एक देश, जैसे भारत है, भारत में जनसंख्या ज्यादा है, तो हर एक देश भारत से संबंध स्थापित करना चाहता है। रीजन क्या है? बड़ा मार्केट दिखता है, बड़े लोग हैं, बड़ी पब्लिक है, और यहाँ पर अगर उसका बिजनेस हिट है तो पूरी दुनिया में उसका माल फिर सुपर हिट है, आप ये कह सकते हो। तो आर्थिक मुद्दे कौन कौन से? एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देशों के बीच में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार है, और ये एक आर्थिक मुद्दा है। दूसरा, वैश्विक वित्तीय संस्थाएं, कई संस्थाएं जैसे आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं। दूसरा, विश्व बैंक है जिसे हम डब्ल्यूबी बोलते हैं। और अगला है आपका डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। ये संस्थाएं वैश्विक आर्थिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती है। जिन देशों में व्यापार अधिक नहीं होता, ये उन देशों में व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करती है, देशों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है आप सभी का वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कारण देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ रही है, एक देश का वस्तु, एक देश की सेवाएं एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। अगला आपका विकास और आपका असमानता। आर्थिक विकास के बावजूद विश्व में, देखो आर्थिक विकास तो हो रहा है देश में, लेकिन असमानता बढ़ रही है। कैसे? विकसित देश और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब देश जो है वो उनकी स्थिति या तो वही है या फिर बढ़ भी रही है तो नाम मात्र बढ़ रही है, उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से गरीब देश और अमीर देशों के बीच में जो असमानता है वो लगातार स्थिर रूप में क्या है, बनी हुई है। अगला आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुत सारी एमएनसीज हैं वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं जो क्या कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती जा रही है। अतः हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आर्थिक मुद्दे हैं जिसे हमें समझना, इन मुद्दों को समझना जरूरी है। अगली बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, अगला क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में परमाणु अप्रसार के विकास की चर्चा कीजिए। देखो अगर हम बात करें दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही परमाणु हर एक देश ने बनाया, केवल अमेरिका ही था जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले, या फिर हम कहें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही उसने क्या कर दिया था, अपना परमाणु हथियार विकसित कर लिया था। तो आगे देश परमाणु हथियार ना बनाए इसके लिए कई सारी संधियां की गई है। तो
दूसरे विश्व युद्ध के बाद में परमाणु हथियारों के अप्रसार ताकि बढ़े ना, इसके विकास के बारे में बताना है। दूसरे विश्व युद्ध में ही हमने देख लिया परमाणु हथियार क्या है, एक ऐसा हथियार था जो बहुत घातक हथियार था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इसे जब पहली बार उपयोग किया गया तो इसने विश्व स्तर पर लोगों को ये दर्शाया कि कितना घातक हथियार हो सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन गया कि भाई ऐसे हथियारों के प्रसार पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये मानव जाति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसके लिए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले एनपीटी जिसे बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि, जो कि 1968 में हुआ था। ये सबसे पहला था। इसका उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी जो भी देश परमाणु हथियार जिनके पास है भी, वो भी इसको क्या करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। अगला है आपका IAEA, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये संस्था हमने बना दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कहा कि परमाणु की निगरानी करेगा, कि हम एटॉमिक की निगरानी करेगा कि केवल इसको ऊर्जा संसाधन के रूप में इस्तेमाल करे, कोई भी देश इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल ना करे। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि इस देश के पास में कितना परमाणु बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो कितना है और कहाँ पर वो कितना यूज कर रहा है। तीसरे नंबर पे आपका व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम CTBT भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य है परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना। भाई परमाणु हवा में नहीं इस्तेमाल, जैसे अंतरिक्ष में नहीं हम उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। अंतरिक्ष में हम इसको नहीं टेस्ट करेंगे, हम समुद्र में टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना है। और साथ ही साथ में हम वायु में भी नहीं करेंगे। लेकिन आगे चल के हमने देखा कई देशों ने बनाया भी। अगला है आपका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र। कई क्षेत्रों में परमाणु हथियार को मुक्त घोषित कर दिया गया है, यानी वहां पर परमाणु हथियार बनाने ही नहीं है या फिर है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व की बदलती प्रतिकृति बताइए। देखो अमेरिका का वर्चस्व जो होता है वो कम होता जा रहा है। चाइना, रूस या फिर और जो संगठन है वो इसको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से कई तरीके से चुनौती दे रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विश्व व्यवस्था में अमेरिकी प्रभुत्व यानी अमेरिकन हेजेमनी जो है इसका प्रभाव बदल रहा है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा था। उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक व्यवस्था और साथ ही साथ में सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जैसे हम देखते हैं शीत युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाता है, उसके शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद में अमेरिका एकमात्र ही वर्चस्व वाला देश था। लेकिन आज के ज़माने में हम देखें तो इसका प्रभाव कम हो गया है। चाइना बिल्कुल इसके साथ खड़ा है, तो मल्टी पोलर हो चुका है आज के ज़माने में। जैसे अमेरिका की सेना की विशेषता हम इसके अंदर कह सकते हैं। देखो इसमें क्या है, अमेरिका के वर्चस्व की बदलती प्रकृति पूछी गई थी। बदलती प्रकृति में आप ये कह सकते हो सैनिक शक्ति, जैसे पहले अमेरिका के पास ही ज़्यादातर सैनिक वर्चस्व था, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा या और भी देश ऐसे हैं जो अमेरिका को टक्कर देने में आ चुके हैं, जैसे चीन हो चुका है, रूस हो चुका है। आर्थिक प्रभाव पहले अमेरिका का ही आर्थिक वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। आज के ज़माने में यूरोपीय संघ जो इसको टक्कर देने में पूरा, दूसरा चाइना है। पहले अमेरिका का डॉलर चलता था, अब येन है। साथ ही साथ में हम देखते हैं यूरो मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका की बात करें तो जैसे IMF है, WB है, नाटो है, ये भी प्रमुख संस्थाओं के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि भाई और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, ऐसे आप कह सकते हो बहुत सारे ऐसे संगठन है या फिर देश है जो क्या कर रहे हैं, अमेरिकी वर्चस्व को प्रभावित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें समकालीन समय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो समकालीन समय में वैश्वीकरण क्यों बढ़ रहा है, हम ये कह सकते हैं। देखो समकालीन समय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर एक देश इसको अपना रहा है और इसके लिए कई सारे कारण, जैसे आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण और सांस्कृतिक कारण। इन 3 कारणों की वजह से वैश्वीकरण का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहला है आपका तकनीकी क्रांति, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल तकनीक ने क्या कर दिया है कि भाई विश्व स्तर पर देशों को आपस में जोड़ दिया है। आज आप घर बैठे बैठे इस क्लास को देख पा रहे हो, तो ये तकनीकी क्रांति और ये वैश्वीकरण के कारण आया है। डिजिटलाइजेशन है, क्लासेस है या और भी चीज़ें हो पा रही है। अगला है आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार। घर बैठे बैठे लोग आजकल ई-कॉमर्स पर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे, बेच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामान को बेच रहे हैं। इससे हम क्या देख रहे हैं, देशों के बीच में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बात करें तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक देश से दूसरे देशों में जाकर अपने बिजनेस को कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही है, जैसे WTO हो गई, IMF हो गई, WB हो गई। ये विश्व स्तर पर क्या कर रही है, ये व्यापार को बढ़ाने में मदद कर रही है।
वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव जैसे हमें आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय समस्या, स्थानीय उद्योगों को प्रभावित करना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका टिप्पणी वाला, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चीन की सैनिक आधुनिकीकरण और मानव सुरक्षा। चीन की सेना के आधुनिकीकरण की बात करें तो चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपनी सैनिकों को काफी आधुनिक बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका उद्देश्य क्या है? अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और विश्व स्तर पर अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपने हथियारों को बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसने इसीलिए क्या किया, आधुनिक हथियारों का विकास किया है। नौसेना और वायुसेना दोनों को अपना डेवलप किया है। साइबर और अंतरिक्ष में तकनीकों का उपयोग कर रहा है। उन्नत किस्म की जो हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह है उनको भी बना रहा है। और चीन ने अपने आधुनिकीकरण से एशिया और विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। आज पूरे विश्व के व्यापार में, पूरे विश्व में सैनिक मामलों में जो अगर हम बात करते हैं तो चाइना का प्रमुख रोल है। मानव सुरक्षा की बात करें तो भाई मानव सुरक्षा केवल राज्य की सुरक्षा नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा है। और ये अवधारणा 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनडीपी में प्रस्तुत की गई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें ये कहा गया था मानव की सुरक्षा के कई आयाम है, जैसे उसको आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है, खाद्य रूप से सुरक्षित करना है, स्वास्थ्य रूप से, पर्यावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा भी है। और सुरक्षा का सिंपल सी बात करें तो मानव सुरक्षा क्या है, उसका मुख्य रूप से भय और जो डर है उसमें कमी हो या बिल्कुल मुक्ति हो उससे मनुष्य को, तो यही मानव सुरक्षा है। आई होप आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। बाकी अब मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।